वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से जमुई और हाजीपुर लोकसभा सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि उन्होंने ऐसे ही हाजीपुर और जमुई सीट की घोषणा नहीं की। गठबंधन के अंदर इस पर चर्चा हुई है और तभी उन्होंने इस बात की घोषणा की है। चिराग पासवान से बातचीत की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। और हाजीपुर पर अपना दावा ठोका है। चिराग पासवान की पार्टी टूटी, परिवार टूटा, लेकिन अभी फिलहाल दोनों एक ही गठबंधन में हैं। एक तरफ चाचा हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान हैं। हाजीपुर से वर्तमान सांसद आपके चाचा हैं, वो कहते हैं कि हाजीपुर उनको चाहिए। आपने कहा हाजीपुर हमारी परंपरागत सीट, एक बार फिर से आपने दावा ठोक दिया। कैसे मुमकिन है, क्योंकि गठबंधन एक ही है आपने? और बिल्कुल, और ये सारी बातें गठबंधन के भीतर ही होती हैं और गठबंधन के भीतर ही ये सब तय किया जाता है। मैं जितनी बातें भी कहता हूं गठबंधन के भीतर हुई चर्चाओं के आधार पर ही मैं कहता हूं। इससे में कौन और दावा पेश कर रहा है नहीं कर रहा है, और जिनको जो भी बातें करनी है वो गठबंधन के भीतर तय करें और उसके आधार पर अपनी बातों को रखें। चिराग जी, जिस तरीके से आपने कहा कि गठबंधन धर्म के भीतर ही हमने ये दावा किया है, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस लगातार कह रहे हैं कि वर्तमान सांसद हैं, हमने वर्षों यहाँ दिया है, हमारी वहाँ की जनता हमारे साथ है। बीजेपी क्या लगता है किसके साथ खड़ी होगी, सीट किससे मिलेगा हाजीपुर? जैसा मैंने कहा, ये सारी बातें गठबंधन के भीतर करने वाली हैं। सार्वजनिक मंच पे कोई औचित्य ही नहीं है इस विषय को उठाने का। मैं जो भी दावे बोल लीजिए या जो भी बातें, उसके पीछे गठबंधन के भीतर हुई मेरी बातचीत है। कंफर्म है कि हाजीपुर आपकी है? हाजीपुर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि आप अपनी माँ को वहाँ से लड़ाना चाहते हैं। अगर माताजी ने हामी भर दी या फिर ना नकार दिया तो फिर क्या आप हाजीपुर से लड़ेंगे चुनाव? देखिए, वो अंतिम फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड ही करेगा। मेरी व्यक्तिगत ख्वाहिश जरूर है, परंतु अथवा पार्टी को ये तय करना है कि कौन प्रत्याशी किस लोकसभा से कहां से चुनाव लड़ेगा। और बिहार की राजनीति में कैंसर और एड्स पर छिड़ी सियासत पर जन सुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में राजनीति और वाद विवाद का स्तर यही है। बिहार में ज्यादातर लोग भी ऐसे ही व्यक्ति को नेता मानते हैं जिसको भाषा का कोई ज्ञान ना हो, विषय का कोई ज्ञान ना हो। में जो राजनीति का स्तर है, जो यहाँ के वाद विवाद भी होते हैं, उसका स्तर है वो यही है। यहाँ पर पत्रकार बंधु भी, लोग भी ऐसे ही व्यक्ति को नेता मानते हैं जिसको ना भाषा का ज्ञान हो, ना विषय का ज्ञान हो। जो व्यक्ति शर्ट के ऊपर गंजी पहने, उसी को आप लोग और समाज जमीनी नेता बताता है। जो आदमी गाली गलौज करे, बदमाशी करे, लूट मार करे, गोली बंदूक करे, उसी को आप लोग कहिएगा कि ये बड़े मजबूत नेता है। तो हमारा उसमें कोई यकीन नहीं है, न मैं इस तरह के शब्द प्रयोग करता हूं खुद से, न कोई दूसरा करता है तो उस पर मैं रिएक्ट करता हूं। और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और सांसद मनोज झा कल केरल जाएंगे, जहां एलजेडी यानी कि लोकतांत्रिक जनता दल का आरजेडी में विलय होगा। एलजेडी से राज्यसभा सांसद थे एन वीरेंद्र कुमार। उनके निधन के बाद उनके बेटे श्रेयांश कुमार उपचुनाव में जीते हैं। वो अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर रहे हैं। विलय के बाद आरजेडी केरल में लेफ्ट का समर्थन करेगा। पार्टी थी जिनके वीरेंद्र कुमार जी, स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार जी, उनका लालू जी से बहुत पुराना, सब साथ साथ थे। बाद में कुछ राजनीतिक कारणों से अलग हुए। आज वो पार्टी जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है केरल में, वो आज आरजेडी में मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी। कल कार्यक्रम है और मैं समझता हूं कि एक ये जो व्यापक समतामूलक समाज की के सिद्धांत पे चलने वाली पार्टियां हैं, उनके साथ होने की भी शुरुआत है। इधर से नीतीश कुमार जेपी जयंती के मौके पर जेपी आवास चरखा समिति पहुंचे और जेपी की तस्वीर पर उन्होंने फूल माला चढ़ाई। इसके साथ ही सीएम ने नवनिर्मित उत्पादन सह प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किया। बता दें कि इस भवन में महिलाओं के स्वावलंबन के लिए कई लघु उद्योग से जुड़ी मशीनें लगाई गई हैं, जिसका प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। तो जितना भी हो जाएगा उसका इसको लोकल सोलर संग्रहालय वाले में लग जाएगा, इस मीटिंग में लग गया।
है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी आवास पहुंचकर यहां पे बड़ा तोहफा दिया है। और पिछली बार जब यहाँ पे वो पहुंचे थे तो यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र और उत्पादन केंद्र का उद्घाटन की बात उन्होंने कही थी कि ये भवन जरूर बनेगा। और इस साल देखिए ये भवन बनकर तैयार है। महिला चरखा समिति जो जेपी आवास है वहाँ पे उत्पादन और सह प्रशिक्षण केंद्र भवन का आज उन्होंने उद्घाटन किया है। और ये आप जरा देखिए कि यहाँ पे मुख्यमंत्री और साथ में जो उद्योग मंत्री हैं वो उन्होंने इस भवन का उद्घाटन किया है। और इस प्रशिक्षण केंद्र के जरिए यहाँ पे चरखा समिति से जुड़े हुए तमाम महिलाओं को एक उद्यमी बनाने के लिए, आत्मबल देने के लिए, पैरों पर खड़ा होने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और अगर हम अंदर आकर के देखें अब तो यहाँ पे देखिए मशीनें जो हैं वो लगाई गई है। महिला चरखा समिति के अंतर्गत यहाँ पे पैकेजिंग कैसे होनी है, यहाँ पे उत्पादन कैसे करना है और यहाँ पे इसकी मार्केटिंग कैसे होनी है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे किया गया है। और जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, उन तमाम चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। और ये एक बड़ा शुरुआत जो है वो किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, निरीक्षण किया और यहाँ करने के बाद कई जो है उन्हें घोषणाएं की। उन्होंने कहा है कि ये इस पूरे बिल्डिंग के जो छत है उसके ऊपर सोलर सिस्टम जो है वो लगाने का निर्देश भी दिया है ताकि आने वाले समय में जो ऊर्जा है उसकी खपत में दिक्कत ना हो। और ये ज़रा आप देखिए कि उद्योग मंत्री जो हैं वो उद्योग मंत्री तमाम महिला चरखा समिति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं उनसे जुड़कर उनके घोषणाओं को, उनके राहत के लिए, उनके उत्थान के लिए यहाँ पे लगातार काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक एवं अध्यक्ष नीता अंबानी ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक की अपने आवास पर मेजबानी की। नीता अंबानी ने पारंपरिक भारतीय तरीके से बाक का स्वागत किया। थॉमस बाक मुंबई में 15 से 17 अक्टूबर के बीच होने वाले IOC के 141वें सत्र में शामिल होने के लिए भारत में है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। देश का भरोसा।